हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पीटी 365 का चौथा क्लास कराने जा रहा हूँ इन्वायरमेंट की। और इसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मैं वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट फंड। ठीक है, तो केमिकल फंड्स, क्लाइमेट नहीं केमिकल फंड्स, ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल फंड्स। तो इसको हमें समझना है और ये खबरों में क्यों रहा है इसको पहले समझना है। ठीक है, तो सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इसने जीएफसी फंड जो है यानी ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल, ये फंड ने जो केमिकल्स है और जो अपशिष्ट है उसका सिक्योर और सस्टेनेबल मैनेजमेंट को टारगेट करते हुए अपना पहला प्रोजेक्ट कॉल को लॉन्च किया। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जीएफसी फंड होता क्या है। तो इसका जो है स्थापना कब हुई थी? तो बॉन में, जर्मनी में हुई थी। कब हुई थी? जो रसायन जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उस पर 5वां कन्वेंशन हुआ था, 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट। इसी के दौरान जीएफसी फंड की स्थापना हुई। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी नॉर्म्स हैं, मानक हैं, और जो भी रसायन हैं उसके समाधान में, अपशिष्टों सहित रसायन उनके समाधान में जो भी लो मिडिल इनकम कंट्री हैं, लघु द्वीपीय विकासशील देश हैं, उन सारे जो देशों का क्या करना है, समर्थन करना है। ठीक है ना? तो ऐसे जो होती हैं, अब ये इसका ध्यान देना है कि ये एक पूरक के तौर पे काम करता है। जैसे जीईएफ है ना, उसी तरह से ये भी एक फंड की स्थापना की गई, किसी प्रकार से जो है रसायन प्रबंधन पे जो है और वेस्ट मैनेजमेंट पे इसका कार्य करेगा, उसके लिए फंड करेगा। ठीक है, तो ये बस है। अच्छा, ध्यान देना है कि जो परियोजनाएं चयनित होती हैं और उनको रसायनों और अपशिष्ट से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन हेल्थ की सिक्योर रक्षा करने के लिए 3 वर्ष तक जो है हमें 3 लाख से 8 लाख अमेरिकी डॉलर जो है वो जिसको फंड दिए जाते हैं। ठीक, तो जीएफसी के बारे में यहाँ पर ध्यान देना है। एक बहुक्षेत्रक मल्टी सेक्टरल समझौता है, 28 लक्ष्यों का सेट है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? रसायनों का अवैध व्यापार रोक लगाया जाए, 2035 तक कृषि में जो खतरनाक कीटनाशक है उसका उपयोग को ख़त्म किया जाए। ठीक है, और साथ साथ जो है केमिकल और अपशिष्ट जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी समस्या का समाधान करना है। इसी प्रकार से जो अपशिष्ट और रसायन है उसके सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए अन्य सारे पहल भी किए गए हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण, ये वैश्विक नीतिगत फ्रेमवर्क है। बेसल कन्वेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खतरनाक अपशिष्ट जो है उसका सीमा पार आवाजाही और जो निपटान है उसको रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल संधि है ये। स्टॉकहोम कन्वेंशन है। स्टॉकहोम कन्वेंशन को मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जैव प्रदूषकों के प्रभाव से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। तो ये जो है एक प्रकार से बताएगा इसमें। नेक्स्ट आपका आता है ई अपशिष्ट। सुर्खियों में क्यों रहा है उसको समझना है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 को लॉन्च किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 लॉन्च किया गया। अब ये जो रिपोर्ट है किन किन लोगों के द्वारा तैयार की गई है वो ध्यान देना है। तो यूनिटर यानी कि यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, वो उसका सस्टेनेबल साइकिल कार्यक्रम, ITU और फाउंडेशन कार्मिग्रैक। ठीक है, तो इसके द्वारा ये जो है पूरी जो है रिपोर्ट तैयार की गई है। ठीक, रिपोर्ट में क्या मुख्य बिंदु हैं तो ध्यान देना है कि इसमें रिपोर्ट में बताया ये गया है कि भारत और से जुड़ा बिंदु बस देखना है कि चीन और USA के बाद भारत जो है और ई अपशिष्ट को उत्पन्न करने वाला तीसरा नंबर का देश है। ई अपशिष्ट, बस इतना ही ध्यान दो, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो। पुनर्चक्रण वगैरह प्रीलिम्स से थोड़ी पूछेगा, मेंस की टॉपिक है ये। तो बस ये ध्यान देना है कि भारत जो है ई अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला तीसरा देश है पूरे विश्व में। ठीक, अब समझना थोड़ा सा बस बेसिक से समझ लो कि ई अपशिष्ट है क्या। तो ई अपशिष्ट ये होता है जैसे सोलर आप लोग लगाते होंगे, सोलर फोटोवोल्टिक सेल है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, टीवी वगैरह जो खराब हो जाते हैं, फ्रिज वगैरह, तो इसका फिर इस्तेमाल होता नहीं है, तो उसको अपशिष्ट के रूप में हम लोग त्याग देते हैं। तो ऐसे जो होती हैं, अब ये क्या होता है कि एक प्रकार से उसको नवीनीकरण होने का किया जा सकता है, उसका विनिर्माण फिर से नहीं हो सकता। ठीक है, मरम्मत प्रक्रिया नहीं, तो वो बाहर हो जाती है, एक तरह से क्या हो गया, अपशिष्ट हो गया। तो वही ई अपशिष्ट है। अब इसमें बहुत सारे मरकरी, शीशा वगैरह जो होता है विषैले पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण के लिए काफ़ी अधिक जो है मृदा प्रदूषण भी करते हैं, वायु प्रदूषण भी होता है, पानी में जाएंगे, जल में बहाकर तो जल प्रदूषण होगा। तो अनेक प्रकार के समस्याएं यहाँ से उत्पन्न होती हैं, बहुत सारे पर्यावरण जोखिम होते हैं। ठीक है, भारत में ई अपशिष्ट से जुड़ी चुनौतियाँ, तो इसको आप मेंस के टॉपिक में यूज करना है आपको। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया कि 85% जो है इसका प्रबंधन असंगठित क्षेत्र करता है, प्रबंधन अवसंरचना का अभाव है, अपशिष्ट उपकरणों का आयात करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये चुनौतियां मेंस के लिए है, प्रीलिम्स के लिए नहीं है। भारत में जो है यहाँ पे ध्यान दो कि ई अपशिष्ट के लिए पहली बार EPR की अवधारणा को अपनाया गया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये इसमें क्या है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में? तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि जैसे जो प्रोड्यूसर है, जो भी वस्तु है, मान लो कि प्लास्टिक है, ठीक है,
प्लास्टिक का जो है पैकेजिंग, सिंगल यूज प्लास्टिक पे ईपीआर प्रबंधन, ईपीआर को लागू किया गया। तो प्लास्टिक, मान लो कि किसी भी मैन्युफैक्चरर ने चिप्स को, पैकेट को जो है उसने एक बार यूज होगा, काम खत्म, उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक वही है ना, सिंगल चिप्स का पैकेट मान लो एग्जांपल के तौर पे। तो फिर अगर वो उसको करना है, पहले प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर दिया, फिर उसका काम खत्म। लेकिन ईपीआर के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या होता है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अपशिष्ट या जो भी पदार्थ वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका मैनेजमेंट, उसका जो है प्रबंधन अपशिष्ट तौर पे कैसे होगा, उसके लिए भी वो कुछ उपाय करेगा। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे बताई जाती हैं इसमें ईपीआर में। तो ईपीआर का नियम भी बताया गया है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक, तो इसी तरह से ई अपशिष्ट को नियंत्रित करने के लिए जो है बहुत सारी वैश्विक पहल भी है, जैसे बेसल कन्वेंशन है, आपको बताया मैंने, वैश्विक ई अपशिष्ट सांख्यिकी साझेदारी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। ई अपशिष्ट चुनौती है, ये किसकी पहल है, तो ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा नोट करना। ई अपशिष्ट चुनौती जो है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक वैश्विक पहल है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को संभव बनाना है। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस भी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग उद्योग में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये वैश्विक पहल है। नेक्स्ट आता है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट। तो बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के तहत CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का गाइडलाइंस, दिशा निर्देश कह सकते हैं, उसको जारी किया। किसने जारी किया? CPCB ने। किस लिए जारी किया? तो बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्या जारी किया? पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिशा निर्देश जारी किया। किस नियम के तहत किया? तो बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत किया। खबर में यही है। ठीक है, तो पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति होती क्या है, इन्वायरमेंटल कंपेंसेशन क्या होता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 में नियम बना था। ठीक है, उसमें था कि नियम का पालन न करने की स्थिति में जो CPCB है, CPCB जो है वो एक जो वैधानिक व्यवस्था है, ठीक है, बोर्ड है, जो क्या करेगा, अपशिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनर्चक्रण में शामिल जो भी उत्पादक होंगे, संस्था होंगे, उस पर क्या करेगा, इन्वायरमेंटल टैक्स लगा सकेगा, उसको वसूल सकेगा। ठीक है, और ये प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान सिद्धांत, जो प्रदूषण करेगा वो भुगतान करेगा, इसी के आधार पे इसकी जो पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति होगी वो लगाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अब कोई जानबूझ के तथ्य छुपाएगा, पंजीकरण के बिना जो अपना काम चालू करेगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छा, कोई भी मान लो इन नियमों के तहत अगर EPR के टारगेट है और यह जिम्मेदारी है या बाध्यता है, उसको अगर कोई प्रोड्यूसर पूरा नहीं कर पा रहा तो वहाँ भी लगेगा। EPR का मतलब भी बता दिया कि EPR का अर्थ है कि कोई जो बैटरी निर्माता की जिम्मेदारी यह है कि वह अपशिष्ट बैटरी का पर्यावरणीय तरीके से सुरक्षित प्रबंधन भी सुनिश्चित करे। बताया मैंने कि प्रोड्यूसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रोड्यूस करना नहीं है, बल्कि उसका मैनेजमेंट करना, उसको रिसाइकल करने के लिए कुछ उपाय करना, और फिर से मान लीजिए अपशिष्ट हो जाता है तो किस प्रकार से उसको पुनर्चक्रण किया जाएगा, EPR के अंतर्गत ये वाले कॉन्सेप्ट भी आते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, इसमें बहुत दो इसमें देखा गया है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 2 व्यवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो इसको व्यवस्था में प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, इसको आप बिल्कुल मत लगाओ, पढ़ो ही मत, बस समझ लो कि जो पहली व्यवस्था होगी निर्माताओं पे लगेगा जो टारगेट नहीं पूरा करेंगे EPR, और उन केवल संस्था का शुल्क के आधार पर पर्यावरणीय कर लगाया जाएगा जो अगर उसका अपशिष्ट प्रबंधन नियम का पालन नहीं करेगा। तो 2 प्रकार के टैक्स की व्यवस्था इसमें की गई है। बात यहाँ पे आती है कि बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 क्या है। तो इसमें ध्यान देना है, एक नियम है, ये इस नियमों के तहत सभी प्रकार की बैटरियों को लाया गया है, जैसे कि ऑटोमोबाइल की बैटरी, औद्योगिक बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, सभी बैटरी। ये नियम क्या करते हैं, EPR को भी टारगेट करते हैं, उसको भी मतलब निर्धारित करते हैं। ठीक है, प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान सिद्धांत पे लगाया गया इसमें। और यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है इस नियम के तहत कि पोर्टेबल और इलेक्ट्रिक जो EV बैटरी है उसके लिए 2030-31 तक 20% रिसाइकलिंग का टारगेट यहाँ पे निर्धारित किया गया है। ठीक है, प्रदूषण के अन्य प्रकार, अदर टाइप ऑफ पॉल्यूशन की बात यहाँ पे हो रही है। पहला है प्लास्टिक प्रदूषण। तो प्लास्टिक प्रदूषण पे इसमें बहुत सारी अच्छी जो है डेटा वगैरह सब कुछ दिया गया है, फैक्ट सीट है पूरा एक तरह से। अब इस प्लास्टिक प्रदूषण पे आपको मेंस में भी सवाल मिलेंगे, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि इन सभी चीज़ों को जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग को खुला रखो, और मेंस में कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, GS3 में, essay में, फिर आपको जो है कहीं भी सवाल यहाँ पे बनेगा तो उसको आप जो है डेटा को यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो डेटा को आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि प्लास्टिक प्रदूषण में डेटा यहाँ पे दिया गया है 2019 में 2020 की 2000 की तुलना में 19 सालों में प्लास्टिक उत्पादन दोगुना हो गया। प्लास्टिक के प्रोडक्शन में भारत दुनिया में 3रा स्थान है। ठीक है, अच्छा,
अब यहाँ पे ध्यान देना कि प्लास्टिक के सबसे आम उपयोग कौन कौन, यहाँ पे देखो पेटे यानी पेट या पेय पदार्थ की बोतल होती है, HDPE होती है, डिटर्जेंट की बोतल होती है, PVC है, प्लम्बिंग पाइप होती है। इसी तरह से प्लास्टिक के प्रकार है। प्लास्टिक में इस्तेमाल होने वाला रसायन कौन सा होता है? तो तरल और वाष्प के रूप में विनाइल क्लोराइड मोनोमर जो होता है वो लीवर और मस्तिष्क कैंसर के लिए होता है। बेंजीन ब्यूटेन से ल्यूकेमिया होता है। स्टेराइड जो होता है वो एक तरह से मानव कार्सिनोजन है। बिस्फेनॉल है। तो तमाम प्रकार के इसमें रसायन हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एक बार देख लो आप, ठीक है ना चीज़ों को। इसमें क्या होगा ना कि बहुत सी चीज़ें आपको ना बेसिक तरीके से आपको बिल्डअप करेंगी, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट मतलब एक तरह से ब्रॉड बनाती हैं। अगर कुछ चीज़ें अगर आप छोड़ देते हो तो फिर आपके मन में ये शंका होती है कि यार मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। बट उसको जो है एक बार आप देखना ज़रूरी हो जाता है। अगर एक बार आप देख लोगे तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहती हैं, ठीक है। कभी भी अगर आपको सवाल नहीं आ रहा होगा तो जब आप एग्जाम्स में बैठोगे ना तो चीज़ें जो होती हैं ना एक ऑटोमेटिक ऑप्शंस देख करके एलिमिनेट, तभी अब एलिमिनेट वही कर पाएगा ना जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा रहेगा। अब आप बिल्कुल अब यहाँ पे टॉपर्स की बात सुन लिए कि हम एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व कर लेंगे। कैसे कर लोगे भाई? जब तुम कुछ पढ़े ही नहीं हो, कुछ जानते ही नहीं हो, तुम्हारा थिंकिंग ब्रॉड नहीं है, चीज़ों को एक नज़र भी अगर नहीं देखे हो किसी चीज़ों को, तो फिर एलिमिनेशन थोड़ी काम करता है। एलिमिनेशन तो वहाँ काम करता है ना जब सब कुछ आप करके गए हो और उसके बावजूद भी जो है चीज़ें नहीं आ रही हो, तो वहाँ पे फिर आप सब कॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें रहेंगी, कुछ आपके अंदाजा रहेगा, कुछ सब चीज़ें आपको पता रहेंगी, तो वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक काम करता है, ठीक है। तो इस भ्रम में मत रहना कि हम सब कुछ छोड़ देंगे तो आप पास हो जाओगे, नहीं, पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कौन कौन सी पहल शुरू की गई? तो वैश्विक स्तर पे बात करते हैं हम लोग, तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मैरीन लिटर शुरू की गई थी Rio+20 की शिखर सम्मेलन 2012 में, ठीक है। यहाँ पे मारपोल को अपनाया गया। जहाज़ों से जो प्रदूषण की रोकथाम है उसके लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन है। कब बनाया गया था इंटरनेशनल कन्वेंशन? 1973 में बनाया था, ठीक है। IMO ने इसको जो है अपनाया था। बेसल कन्वेंशन मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक कचरे सहित जो भी खतरनाक अपशिष्ट होता है उसकी आवाजाही और उसको निपटान उसको रेगुलेट करता है ये। काउंटर मेजर 2 परियोजना, फिर UNEP प्लास्टिक पहल, फिर UN एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन नामक एक संकल्प अपनाया। ये प्रीलिम्स में पूछा सकता है स्टेटमेंट में, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन किसका मतलब दे देगा कि UNEP द्वारा अपनाया गया जो है एक संकल्प है। UNEP नहीं, UNEA है, ध्यान देना इसको, ठीक है। ग्लोटियर जो है नॉर्वे सरकार, IMO और FAO के बीच में जो है एक परियोजना है। इसी प्रकार से जो है लंदन कन्वेंशन है, तो किस लिए है? तो अपशिष्ट और अन्य पदार्थों की डंपिंग समुद्री प्रदूषण पर रोकथाम कन्वेंशन 1972 है, इसे लंदन कन्वेंशन बोलते हैं। भारत में भी जो है प्लास्टिक प्रदूषण के लिए कुछ पहल की गई है। 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया। आप मेरे टेलीग्राम पे जाना, मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा था दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन में, ठीक है। मैंने इसको शेयर भी किया था पिछले साल भी, जब मैं PT पढ़ा रहा था आपको तो उस आर्टिकल को मैंने शेयर किया था, ठीक है। तो ये इस पर मैं आर्टिकल आपको टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूंगा। वो मैंने 2022 में लिखा था राष्ट्रीय सहारा जो राष्ट्रीय अखबार है वहाँ पे, और दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन में। वो आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ना, क्योंकि वो एक तरह से हर साल जो है रिपीट होता है। उस आर्टिकल के बारे में कुछ ना कुछ जो है चीज़ें आती रहती हैं। तो बेसिकली मैंने ही उसको आर्टिकल को लिखा था, बाद में सभी जो है मैगजीन, यहाँ तक कि विजन ने भी उसी के कंटेंट को कॉपी किया था। तो उस वक्त जो है हिंदी के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत EPR का कॉन्सेप्ट किया गया है। यहाँ पे अन प्लास्टिक कलेक्टिव पहल शुरू की गई है। तो ध्यान देना किसके द्वारा? CII, UNEP और WWF इंडिया, ठीक है। लाइफ मिशन तो हमारा है ही। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है, ठीक है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और प्लास्टिक मुक्त भारत जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आता है माइक्रो प्लास्टिक। तो बहुत ही खतरनाक सा ये सुनने में लगा, ये देखो आप इसको आप पढ़ोगे तो आप खुद भी चौंक जाओगे। माइक्रो प्लास्टिक्स एक अध्ययन हुआ, उसमें मनुष्य और कुत्तों का जो टेस्टिकल्स होते हैं ना, वृषणकोश, ठीक है, जो जनन अंग होते हैं, उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी पता चला। बाप रे मतलब वहाँ भी जो है माइक्रो प्लास्टिक्स की मौजूदगी का पता चला है। और 5 mm से कम की लंबाई के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो माइक्रो प्लास्टिक कहलाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी 2 होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखो कि माइक्रो प्लास्टिक जो है पहले ब्लड में था, फेफड़े में, स्तन के दूध में, प्लेसेंटा वगैरह में भी जो है, अब सोचो प्लेसेंटा एम्ब्रॉय वगैरह में भी जो है यहाँ पे प्लास्टिक के कण मिल रहे हैं। इतना ज़्यादा प्लास्टिक हमारे जीवन का अंग बन चुका है कि हम लोग जो है हमारे शरीर के भीतरी अंगों तक भी जो है वहाँ तक प्लास्टिकों की पहुँच हो जा रही है। प्लास्टिक ओवरशूट डे बनाया गया है। तो अर्थ एक्शन ने बनाया गया नहीं, रिपोर्ट जारी की है। अर्थ एक्शन ने प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है।
उस तिथि को प्लास्टिक ओवरशूट दिवस बोलते हैं जब यहाँ पे प्लास्टिक जो अपशिष्ट की मात्रा होती है ना, इसको प्रबंधित करने की जो विश्व की कैपेसिटी जिस दिन अधिक हो जाती है उस दिन उसको जो है उसी को प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो कि जो मिस मैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स है इसी के आधार पे जो है इसको प्लास्टिक ओवरशूट डे जो इसको निर्धारित करते हैं। तो मिस मैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स होता क्या है कि कितना हमारा अपशिष्ट प्रबंधन की मतलब जो अपशिष्ट प्रबंधन उसकी कैपेसिटी हमारी कितनी है और प्लास्टिक का खपत कितना है, इसके बीच का अगर जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं मिस मैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स। ठीक है, तो भारत का तो बहुत अधिक है, वैसे भी कैपेसिटी है नहीं, पूरा चक्रण हो नहीं रहा है, बस इस तरह से डंपिंग हो रहा है। आप दिल्ली वगैरह में जाओगे देखोगे कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है, ऐसा लगेगा सही में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो मरकरी पोल्यूशन की बात करते हैं। यूएनईपी ने स्वास्थ्य देखभाल परियोजना में पारा आधारित जो मापन यंत्र है उसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए $134 मिलियन की लागत वाली पहल शुरू की है। ध्यान देना है, पारा आधारित जो मापन यंत्र हैं जिसमें जैसे कि थर्मामीटर, उसमें पारा होता है, मरकरी यूज होता है, तो उसी सारे यंत्रों को ख़त्म करने के लिए $134 मिलियन वाली पहल शुरू की है। किसने शुरू की है? यूएनईपी ने शुरू की है। ठीक है, अब पारा है क्या? पारा जो है वो थर्मामीटर स्पेक्ट्रोमीटर में इसको 20% दर से हर साल कम करना है और पारे के रिसाव को कम करना है। ठीक है, अब इसके सदस्य देश कौन से हैं? तो अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो, युगांडा। बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कौन कर रहा है? जीईएफ कर रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है? तो WHO कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है स्टार मार्क करके पढ़ना अच्छे से, इसमें भारत भी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि एक जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि यहाँ जब अल्बानिया पढ़ रहे हो, बुर्किना फासो पढ़ रहे हो, मोंटेनेग्रो पढ़ रहे हो, युगांडा पढ़ रहे हो, तो इनके बारे में, इनके कैपिटल और इनका मैपिंग एक बार आप जरूर देख लेना। ठीक है, इनका लोकेशंस क्या है, क्योंकि ऐसे बहुत कॉम्प्रहेंसिव तरीके से करोगे तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, बार बार आपको अलग अलग तरीके से मैपिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मरकरी के बारे में समझते हैं। जो है नेचुरली एक तत्व पाया जाता है वायु जल मृदा में। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और बायोक्रिनेटिव है, विषाक्त है, बहुत और अस्थाई भी, परमानेंट भी है, और किसी तरह से अगर मान लो अगर इंटेक कर लेते हो तो आपके शरीर में रहता है, बहुत खतरनाक होता है आपके लिए। और मिनी माता रोग यहीं से होता है, क्रॉनिक बीमारी होती है मिथाइल मरकरी के कारण। आप जानते होंगे पाचन तंत्र में अगर चला गया तो बहुत अधिक खराब आपके लिए, शरीर के लिए करता है ये। ठीक है, तो पारे पे मिनी माता कन्वेंशन भी अपनाया गया 2013 में। कुमामाटो जापान में अपनाया गया, 2017 में लागू हुआ। ठीक है, अब मिनी माता क्यों रखा गया कन्वेंशन? तो मिनी माता शहर है जापान का, वो मिनी माता का रोग का केंद्र था, तो वहीं से इसका नाम मिनी माता कन्वेंशन हो गया। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभावों के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इस फैक्ट को आपको स्टार मार्क कर लेना है। मतलब ध्यान देना कि मानव ह्यूमन के हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए पारे के प्रतिकूल प्रभाव जितना है उसको बढ़ाने के लिए विश्व की पहली कानूनी तौर पे बाध्यकारी, ध्यान देना बाध्यकारी, ठीक है, संधि है। भारत इसका रेक्टिफाई किया था 2018 में जाकर के। अब आते हैं हम लोग परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स POP। तो यूएनईपी के नेतृत्व में जो दीर्घ अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक है उस पर एक वैश्विक अध्ययन व्यापक तौर पर जारी किया गया, और इसका फाइनेंस कौन किया था अध्ययन का? तो GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने किया था। ठीक है, इसमें आपको समझना ये है कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते क्या हैं, पहले वो सब चीज़ समझो। तो अस्थायी जो कार्बनिक प्रदूषक होते हैं वो क्या होते हैं, ये ध्यान देना है। कार्बन युक्त जो रासायनिक पदार्थ होते हैं लंबे समय तक इन्वायरमेंट में बने रहते हैं। एग्जाम्पल कैसे? जैसे जो कीटनाशक है, इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल यूज होते हैं, ठीक है, या इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग के जो बायो प्रोडक्ट जो रिलीज होते हैं, तो वो जो होते हैं POPs होते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, हैलोजन युक्त होते हैं, पानी में कम घुलनशील होते हैं, लिपिड में घुलनशील होते हैं, और यहाँ पे देखो बायो एक्यूमुलेशंस को जो है सजीव प्राणियों में इससे बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अर्ध वाष्पशील प्रवृत्ति के होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब स्टॉकहोम कन्वेंशन इसी पे कन्वेंशन है, अस्थायी तौर और मैंने अंतर्राष्ट्रीय तौर पे ये एक कन्वेंशन बना जो स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसके बारे में आपको बता रहा था, ऊपर बताया भी था, 2-3 बार बता चुका हूँ इसको, POPs पर ही।
ठीक है। 2001 में इसको अपनाया गया था, 2004 में लागू हुआ था। भारत ने 2006 में इसको कन्वेंशन की पुष्टि की थी। और जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसी के तहत दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पे जो है रेगुलेशंस को यहाँ पे नोटिफाई किया गया। ठीक है, तो ये आप पे ध्यान देना है कि अध्ययन जो हुआ है उस पर क्या प्रमुख बिंदु निकलकर सामने आई है। तो यहाँ बताया गया है कि जो भी हमारी विनियामकी तौर पे कार्रवाइयाँ हुई, उससे क्या हुआ है कि 12 जो पीओपीज़ हैं उसके उपयोग में गिरावट दर्ज की गई। और जो ह्यूमन मिल्क है उसमें सैंपल में जो सिंथेटिक डीटीटी है उसकी मात्रा में 2004 से 70% से कमी यहाँ पे जो है दर्ज की गई है। तो ये हमारे लिए अच्छा संकेतक है कि जो भी कार्रवाइयाँ हम कर रहे हैं उससे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की जो यूज है, जो उसका पूरा उपयोग है, उसमें गिरावट की दर्ज की गई है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है यहाँ पे 2001 में अपनाया गया, 2004 में लागू हुआ। इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पे बाध्यकारी है, ये बात को आपको नोट करना है। ठीक है, कुछ अन्य प्रदूषक जो है वो खबरों में रहे हैं। तो डीसीपीए या डेक्थल की बात हो रही है। तो जो यूएसए की इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने जो खरपतवार नाशक जो है डाईमेथाइल टेट्राक्लोरो फ्लेथरेट है जो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसको डीसीपीए या डेक्थल कहते हैं। इसका जो खरपतवार नाशी का उपयोग कहाँ पे, ब्रोकोली में, गोभी प्याज में, ब्रसेल्स स्प्राउट्स वगैरह में जो है ये इस्तेमाल होता है। बस इतना जान देना है। बिस्फेनॉल ए क्या है, विश्व में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए यूएनएपी की जो यूएनएपी है इसी के तत्वाधान में कुछ जो है डायलॉग्स आयोजित की जा रही हैं। तो इसी में वार्ताओं में जो है यहाँ पे बिस्फेनॉल ए जैसे हानिकारक रसायनों के उपयोग का मुद्दा भी शामिल किया गया है। किसमें यूज होता है, तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिन के इस्तेमाल में होता है प्रोडक्शन में। और यहाँ पे ध्यान रखो कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का उपयोग उन कंटेनर में किया जाता है जहाँ पे खाद्य और पेय पदार्थों को हम लोग जो है संग्रहित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पीएफएस। ठीक है, ये नए शोध से पता चला है कि पीएफएस के संपर्क में आने से आंत के माइक्रोबायोटा में व्यवधान उत्पन्न होता है, इससे किडनी की कार्यप्रणाली खराब हो सकती है। इसको फॉरएवर केमिकल बोलते हैं पीएफएस को, क्योंकि ये रसायन है ये पर्यावरण और मानव शरीर में बने रहते हैं। विखंडन की प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है। पीएफएस एक मानव निर्मित रसायन है, इसका इस्तेमाल हम लोग रोजमर्रा के उत्पाद में इसको करते रहते हैं। ठीक है, ये हमारा पीओपी के रूप में भी सूचीबद्ध है स्टॉकहोम कन्वेंशन की तरह, ध्यान देना इसको। औद्योगिक पीओपीज़ है। कुछ टर्म्स जो खबरों में रहे हैं उनके बारे में समझते हैं हम लोग। सॉलिड सॉइल एसिडिफिकेशन, एक अध्ययन हुआ, बताया गया कि अम्लीकरण की वजह से जो भारतीय मृदा है वो 3.3 टन बिलियन वहाँ से मृदा से उसमें आवश्यक जो कार्बन है वो नष्ट हो सकता है, 3.3 बिलियन टन कार्बन। सॉइल एसिडिफिकेशन क्या है, तो सॉइल एसिडिफिकेशन होता है वास्तव में जो समय मृदा का जो पीएच मान, जब एसिड कब होगा, पीएच जब पीएच एकदम बिल्कुल लो होगा, कम होता है तो कम होना जो है उसको बोलते हैं सॉइल एसिडिफिकेशन। तो कारक कौन से हैं, तो अमोनिया युक्त वाले उर्वरक से मृदा में जो नाइट्रोजन की लीचिंग होती है, कार्बनिक अवशेष का विघटन होना, तमाम चीज़ों इस तरह से जो है सॉइल होते हैं। प्रभाव बहुत सारा पड़ता है। ठीक है, मृदा जैविक कार्यक्रम कार्बन का नुकसान होता है, माइक्रोब्स की हानि होती है, एल्युमिनियम की विषाक्तता में वृद्धि होती है, रोगजनक कवक में वृद्धि होती है, पोषक तत्वों की उपलब्धता में कमी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, तो ध्यान देना है, ये सवाल यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है। इसको लाइमिंग को, जैसे इसमें चूना जो खेती युक्त मृदा होती है उसमें जब सॉइल एसिडिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एसिडिक हो जाती है, तो हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, डोलोमाइट का इस्तेमाल, या जिप्सम या डोलोमाइट या चूना का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि अम्ल सहिष्णुनी फसलें कौन सी होती हैं, मतलब जो ऐसी फसलें जो एसिड को जो है वो कहीं ना कहीं कम करती हैं, एसिडिफिकेशन को कम करती हैं, अम्लीकरण को। तो पहला वो है गन्ना और केला। ठीक है, यह चीज़ को याद रखना। ठीक है, बायोकवर एक ऐसी अध्ययन हुई हाल में जिसमें जो पुरानी डंपिंग साइट, जहाँ डंपिंग साइट क्या होती है, जहाँ पे हम लोग कूड़ा करकट जो अवशिष्ट होते हैं वो डालते हैं। जैसे कि किसी भी शहर में जाना, शहर से बाहर एक डंपिंग साइट होती है, जैसे दिल्ली में गाजीपुर के पास पहाड़ है, वो डंपिंग साइट है, पहाड़ नहीं है, वो कूड़े का पहाड़ है। ठीक है, तो वो उससे धीरे धीरे जो मीथेन उत्सर्जन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सस्टेनेबल अप्रोच वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, इसको बायोकवर बोला गया। बायोकवर ये एक मैक्रोबियल मीथेन ऑक्सीजन प्रणाली है। अब बायोकवर क्या है, एक छिद्र पूर्वक जो होता है उसमें छिद्र मटेरियल की परत होती है, सीधे लैंड साइड जो डंप साइट होता है, लैंडफिल, उसके ऊपर रखा जाता है और इस परत को मैच्योर कंपोस्ट की ऑक्सीडेशन जो परत होती है उससे कवर कर देते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होता है ना वो, ठीक है, बैक्टीरिया विकास होता है, जो मेट्रोफोनिक बैक्टीरिया, उसके विकास के लिए एक ऐसी स्थिति देता है जिससे मीथेन जो होता है उसको CO2 में चेंज करके मीथेन को हम लोग उत्सर्जन को रोक सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी होता है सड़क निर्माण और भूमि सुधार वगैरह में, तमाम चीज़ों में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ग्रॉस शॉपर इफेक्ट। तो ग्रॉस शॉपर इफेक्ट समझते हैं।
ग्रॉस हॉपर नहीं, ग्रॉस हॉपर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ग्रॉस हॉपर या हिंदी में पढ़ोगे ग्रॉस हॉपर है, बट ग्रॉस हॉपर टिड्डा हो गया। तो ग्रॉस हॉपर इफेक्ट है, ये इफेक्ट के बारे में समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टर्म्स हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ग्रॉस हॉपर इफेक्ट होता, पहले बात एक समझ लो कि हेमिस्फेरिक सिंक क्या होता है। एक टर्म है हेमिस्फेरिक सिंक, क्या है, एक टर्म है, ठीक है। एक टर्म इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए, कि कैसे केमिकल और प्लास्टिक जो है किसी भी रीजन में एक्यूमुलेट होता है। ये एग्जांपल के तौर पे आर्कटिक रीजन में जो है एक्यूमुलेट होना, उसको हेमिस्फेरिक सिंक बोलते हैं। कि जहाँ भी जाकर के कुछ भी प्लास्टिक हो गया, केमिकल्स हो गए, जहाँ एक्यूमुलेट होते हैं उसको हेमिस्फेरिक सिंक बोलते हैं, ठीक है। तो आर्कटिक रीजन में तो बताया गया ग्रॉस हॉपर इफेक्ट में कि दुनिया भर से जितने भी प्लास्टिक और विषाक्त रसायन आर्कटिक में जमा, और इससे आर्कटिक क्या हो रहा है, एक हेमिस्फेरिक सिंक बनता जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। अब इसी के माध्यम से होता क्या है कि जो निम्न अक्षांश होते हैं, जैसे 0 डिग्री से लेकर के ऊपर, ठीक है, ये वहाँ पे, तो इससे क्या होगा कि निम्न अक्षांशों से जो उच्च अक्षांश है वहाँ पे जो है किस तरह से, तो ग्रॉस हॉपर इफेक्ट के माध्यम से वायु और समुद्री धारा जो भी बहती है उसी के माध्यम से जो प्लास्टिक होते हैं, जो विषाक्त रसायन होते हैं, वो आर्कटिक में जाकर के, नीचे नहीं ऊपर बता रहा हूँ, आर्कटिक रीजन में जाकर जमा हो रहे हैं। ये मानव के लिए तो है ही, पर्यावरण के लिए बहुत अधिक खतरा है, ठीक है। तो ये ग्रॉस हॉपर इफेक्ट की बात यहाँ पे हो जा रही है। तो यहाँ पे चर्चा की गई है किसमें, आर्कटिक का प्लास्टिक संकट, पेट्रो रसायन उद्योग से स्वास्थ्य, मानवाधिकार और देशज भूमि को विषाक्त रिपोर्ट में इस पर चर्चा हुई है। तो रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो ACAT यानी अलास्का कम्युनिटी एक्शन ऑन टॉक्सिक्स और इंटरनेशनल पॉल्यूटेंट्स एलिमिनेशन नेटवर्क IPEN, इसने इसको जो है जारी किया। IPEN एक वैश्विक नेटवर्क है, विषाक्त मुक्त भविष्य के लिए जो है आंदोलन वगैरह करता रहता है ये, ठीक है। एक्वाटिक डीऑक्सीजनेशन एंड प्लेनेटरी बाउंड्रीज, विशेषज्ञों ने एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन AD को एक नई ग्रही सीमा के रूप में मान्यता देने का मत दिया है। तो हम लोग समझते हैं एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन क्या है, ठीक है। तो ध्यान देना, समुद्री और तटीय जल में ऑक्सीजन की जो मात्रा में टोटल गिरावट है उसको हम लोग एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन, अब शब्द से ही पता चल रहा है कि डीऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन कम होना। तो ऐसा तब होता है जब ऑक्सीजन की खपत या ऑक्सीजन की जो पुनः पूर्ति है वो आपूर्ति से अधिक हो जाती है, ठीक है। तो कारण क्या है इसके लिए, तो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। अब समुद्री की जो गर्म परत है वो, ध्यान देना है, समुद्र की जो गर्म सतह वाली परतें हैं वो ऑक्सीजन को समुद्र की गहराई में आने से रोक रही हैं। तो गहरे समुद्र में जल का स्तर कम हो रहा है। यूट्रोफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब जल निकाय में जो ह्यूमन मेड जो स्रोत होता है, जैसे कृषि से पोषक तत्वों का अत्यधिक जमा होता है तो शैवालों का क्या होता है, विकास होता है। तो जब शैवाल का विकास होता है तो ऑक्सीजन की जो खपत है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन खपत बढ़ जाती है तो इससे भी ऑक्सीजन कम हो जाता है, ठीक, यूट्रोफिकेशन। अब इससे पारिस्थितिकी तंत्र पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, डेड जोन की संख्या बढ़ोतरी होगी, ठीक है। हाइपोक्सिया प्रभाव भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदलने वाली हैं। तो प्लेनेटरी बाउंड्रीज़ क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, ग्रही सीमा जो बात हो रही है, प्लेनेटरी बाउंड्रीज। तो एक यहाँ पे देखो कि पृथ्वी प्रणाली पर जो पृथ्वी अर्थ सिस्टम है उस पर मानव जनित गतिविधियाँ हैं, ह्यूमन जो बेस्ड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके इफेक्ट की जो सीमा है उसी का वर्णन करने के लिए एक फ्रेमवर्क है, ग्रही सीमाएं, ठीक है। अब इन सीमाओं के उल्लंघन जब होता है तो पर्यावरण जो होता है ऑटो रेगुलेट करने में स्वयं असमर्थ होता है, जिससे पर्यावरण जो है ना खुद अपने आप को संतुलित कर लेता है। किंतु ऐसी सीमाएं जब ग्रही सीमाएं पार हो जाती हैं तो ऐसे क्या होता है कि वो जो होता है प्लेनेटरी बाउंड्री क्रॉस कर जाती है कोई भी एक्टिविटीज़, तो पर्यावरण जो है फिर उस सीमा से अपने आप को फिर से रिकवर कर पाने में सक्षम नहीं होता है। 9 प्लानिटरी बाउंड्री में ध्यान देना है, जलवायु परिवर्तन, जीवमंडल की अखंडता, भू प्रणाली में परिवर्तन, ताजे जल में परिवर्तन, जैव भू रासायनिक प्रवाह, नवीन घटक, ठीक है, समताप मंडलीय ओजोन परत का क्षरण, वायुमंडलीय एरोजोल लोडिंग और महासागर का अम्लीकरण, तमाम चीज़ें हैं ये इसमें आती हैं। अब आता है कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ CCD। तो एक रिसर्च में बताया गया है कि कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ का विस्तार हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो कि कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ है क्या, समुद्र की वह गहराई जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट की जो जल सतह से आपूर्ति दर होती है इसके घुलने की दर के बराबर होती है। ये चीज़ को आपको आसान भाषा में जब मैं बताऊँ तो ये है, तो इसको आसान भाषा में इसे समझो कि जैसे जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो सप्लाई रेट है, ठीक है, ये है, और डिसोल्यूशन जहाँ पे घुलने की रेट है जहाँ बराबर होती है वहीं पे CCD है। तो CCD का जो विस्तार हो रहा है,
ठीक है, CCD। अब CCD इंपॉर्टेंट किस लिए है, तो इससे CCD इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पास्ट जो भी मैरीन कार्बन साइकिल है उसको कितना चेंज हुआ उसको समझने में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो डीप सी सेडिमेंट हैं गहरे समुद्र में, उसके कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एग्जाम्पल के तौर पे उसको समझाता है, और ये जो भी मैरीन और ग्लोबल कार्बन साइकिल है उसको हेल्प करता है उसके मॉडल को समझने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है CCD। ठीक है, CCD कॉफ़ी वाला नहीं, ये कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ की बात हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल क्या है तो वो समझो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने पानी में माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए नया हाइड्रोजेल डिजाइन किया है। ठीक है, पॉलीमर नेटवर्क होता है, एक माइक्रोप्लास्टिक का बॉन्ड बनता है यहाँ पे, UV रेज का उपयोग करके उसको डिसॉल्व करता है, ख़त्म कर देता है। तो किसने शुरू किया, आप सब बस इतना ध्यान रखो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बायोप्लास्टिक्स। तो नागालैंड के जो कुछ किसान हैं, छोटे किसान जो हैं, वो कसावा स्टार्च से बने बायोप्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में ये खाद बन जाते हैं। जैव आधारित पॉलीमर होता है ये बायोप्लास्टिक ये समझ लो कि सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में जो है ये कार्बोहाइड्रेट, वनस्पति तेल और इन सारे जो नवीकरणीय संसाधनों से तैयार होता है। इसको जो है हम लोग निम्नलिखित भी कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से। इसमें CO2 जल और बायोमास का उत्पादन होगा। स्टील स्लैग, तो जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है CRRI, इसने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग और प्रसंस्करण के लिए, प्रोसेसिंग के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। स्टील स्लैग क्या है, स्टील बनाने के प्रोसेस में जो ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है उसको स्टील स्लैग बोलते हैं। इसमें कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स होते हैं। बस इतना समझो आप। इससे सड़क काफ़ी टिकाऊ वगैरह बनेगी, पर्यावरणीय लाभ होगा। एयरोबायोलॉजी एडवांसमेंट, नई टेक्नोलॉजी ने बायो एरोजॉल्स की जो रियल टाइम निगरानी है उसको संभव किया है। तो एयरोबायोलॉजी होता क्या है वो चीज़ समझो। ह्यूमन में, एनिमल में, प्लांट में, इसके जो हेल्थ है इस पर वायु में जो भी कण होते हैं, बायो एरोजॉल्स होते हैं, उसका संचरण और इफेक्ट, उसी का अध्ययन को बोलते हैं एरोलॉजी। अब इसमें कौन बायो एरोजॉल्स में कौन सा शामिल होता है, तो फंगी है, बैक्टीरिया है, परागकण होते हैं, वायरस होते हैं। तो इसका ह्यूमन पे, प्लांट पे, जो एनिमल्स है इस पे, स्वास्थ्य पे कैसे प्रभाव पड़ता है, इसी का अध्ययन एरोबायोलॉजी में होता है अध्ययन। ठीक है, गैस फ्लेयरिंग, विश्व बैंक ने ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट जारी की है। सबसे पहले बार जारी किसने किया है, तो विश्व बैंक ने जारी किया है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बताया गया है कि तुलना में वृद्धि हुई है गैस फ्लेयरिंग में। तो गैस फ्लेयरिंग क्या होता है, तेल निकालते समय जो नेचुरल गैस का निकलना होता है उसका दहन होता है, उसको गैस फ्लेयरिंग बोलते हैं, नेचुरल गैस का दहन। ठीक है, तो इससे बहुत सारी जो होता है, होता क्या है ना कि दबाव कम करने के लिए जो प्राकृतिक गैस है उसका हम लोग जो उसको जला देते हैं। ठीक है, और उपयोग की जगह पर किफ़ायती होना भी, मतलब बहुत सारी समस्या लॉजिस्टिक की आती है, इसलिए इसको जलाते हैं। तो गैस फ्लेयरिंग काफ़ी अधिक हो रही है। तो विश्व बैंक ने इसको जारी किया है, और 7% की वृद्धि इससे क्या हुआ है कि हमारा 23 मिलियन टन अधिक CO2 का उत्सर्जन हुआ है। मुख्य जो गैस फ्लेयरिंग के लिए जिम्मेदार देश हैं वो रूस है, ईरान है, इराक है, USA है, जहाँ पे अधिक जो मात्रा में तेल का निष्कर्षण होता है। इसके लिए उपाय है, विश्व बैंक ने जीरो रूटीन फ्लेयरिंग बाय 2030 JRF नहीं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं, ZRF। ठीक है, इसको पहल को शुरू की है किसने, विश्व बैंक ने ही शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रकाश प्रदूषण। मैं आपको बता दूं, प्रकाश प्रदूषण पे क्लास 10th में या 8th में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पॉल्यूशन पे बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट वर्क हम लोगों को मिलते थे, चार्ट पेपर वगैरह बना के ले जाने के लिए। तो पॉल्यूशन पे लेना था सब लोग जो है, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन बना के ले गए थे। मैं उस वक्त मैं लाइट पॉल्यूशन पे प्रोजेक्ट बनाकर ले गया था। सबसे यूनिक था क्योंकि उस टॉपिक पे इस चीज़ को कोई टच ही नहीं किया था। पॉल्यूशन तो सब लोग लिख के ले गए थे, लेकिन प्रकाश प्रदूषण कोई नहीं टच किया था। ठीक है, तो प्रकाश प्रदूषण बहुत खतरनाक चीज़ है, ये समझ लो। आर्टिफिशियल जो प्रकाश होता है ना, उसका अत्यधिक इस्तेमाल हो, अनुचित इस्तेमाल हो, तो फिर वह बहुत अधिक खतरनाक होता है। इससे जो होता है हमारी देखने की क्षमता, जो तारों खगोलीय पिंड है उसको, ह्यूमन बिहेवियर, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उसके व्यवहार पे बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो ये ध्यान दो, स्कैंडियन रिदम को प्रभावित करता है, नींद में तो बाधा डालता है, व्यक्ति जो अल्जाइमर रोग है उसके प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, प्रवासी जो पक्षी होते हैं मार्ग से भटक जाते हैं, शिकार में वृद्धि होती है, कीटों को आकर्षित करते हैं, बहुत सारी जो होती है, परागण, खाद्य, फूड चेन, सभी चीज़ों को ये प्रभावित करता है। तो बताया गया कि रात्रिकालीन प्रकाश प्रदूषण ने अल्जाइमर का खतरा बढ़ा दिया है। ठीक है, ये बातें खबर में आई हैं। नेक्स्ट आता है बायोबिटुमेन।
केंद्रीय परिवहन मंत्री ने राजमार्ग जो 44 है नागपुर मंदसौर बाईपास सेक्शन पर बायोबिटुमन से बने भारत का पहला नेशनल हाईवे का उद्घाटन किया। बायोबिटुमन होता क्या है? कार्बनिक तत्वों से बना है। बिटुमेन का पेट्रोलियम मुक्त विकल्प है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, बिटुमेन जो होता है कच्चे तेल के आंसुओं से काला पदार्थ होता है, चिपचिपा होता है, ये चीज़ है। इससे बिटुमेन की आयत में कमी वगैरह आएगी, तमाम चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल आता है वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज, मिसलेनियस टॉपिक्स में है, ये बहुत अच्छा है, इसको पढ़ना है हमें। तो खबरों में क्यों रहा है, पहले ये समझ लो कि जो वाइट कैटेगरी सेक्टर्स हैं, इसको समझाऊंगा मैं ये क्या सेक्टर्स हैं। इनको वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 याद रखना है। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब है? 1981 का है। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम और नियंत्रण अधिनियम 1974। इसके तहत जो भी स्थापित संचालित राज्य प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड है, उसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, इसको वाइट कैटेगरीज इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो किसके तहत? राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो पहली बात समझना ये है कि वाइट कैटेगरी सेक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो ऐसे सेक्टर्स जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं उनको वाइट कैटेगरी के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, पवन, सौर ऊर्जा, एयर कूलर असेंबली, साइकिलिंग असेंबली, तमाम चीज़ें होती हैं जो श्वेत श्रेणी होते हैं। हरित श्रेणी में जो कि मध्यम तरीके से प्रदूषण फैला, जैसे चावल, आटा, मिल जो है। फिर लाल श्रेणी में अब खनन वगैरह बहुत अधिक प्रदूषण करते हैं। नारंगी में जो थोड़ा बहुत कम होता है, इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होता है। ठीक है, तो राज्य प्रदूषण बोर्ड से नियंत्रण बोर्ड जो है उससे अनुमति लेने की आवश्यकता इस एक्ट के तहत नहीं होगी जलवायु और प्रदूषण के लिए। ठीक है, वाइट कैटेगरी सेक्टर्स को, तो ये ध्यान देना है आपको, बस इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। इमिशंस फ्रॉम रॉकेट एंड सैटेलाइट लॉन्च, पिछले 15 वर्षों में जो प्रति वर्ष जितना हम लोग रॉकेट प्रक्षेपित कर रहे हैं उसकी संख्या लगभग 3 गुना हो गई है और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की संख्या 10 गुना बढ़ गई है। बहुत अधिक जो है इस पर वायुमंडलीय प्रभाव पड़ा है। एल्यूमिनिया और ब्लैक कार्बन कालिक जो है इसमें काफ़ी अधिक जो है बढ़ोतरी मिली है। CO2 का जो है उत्सर्जन काफ़ी अधिक हुआ है और धात्विक राख जो है या इससे क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय जो क्षेत्र है उसको बाधित कर रही है। हानिकारक जो विकिरण है वो पृथ्वी पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय भी हैं, जैसे लघु उपग्रहों का क्षैतिज प्रक्षेपण, पुनः प्रवेश के लिए ट्रैजेक्टरी कंट्रोल और वैकल्पिक ईंधन और डिजाइन सुधार वगैरह तमाम चीज़ें बायोवेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, उतना ध्यान मत दो, प्रीलिम्स में सवाल नहीं पूछेगा इससे। और इसमें स्टेटमेंट बनाएगा भी क्या, ये भी तो समझो। एनुअल लैंड यूज एंड लैंड कवर एटलस ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा इसको समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है, इसने भारत का वार्षिक भूमि उपयोग और भूमि आवरण एटलस, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न जो है यूपी पीसीएस ने 2024 का जो 22 दिसंबर को प्रीलिम्स का पेपर हुआ, ठीक उसी से पूछा था, मिलता जुलता प्रश्न था, मैं ये कह सकता हूँ। तो उसी के बेसिस बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल पूछ रहे, भूमि उपयोग समय वो पूछा गया था स्टेटमेंट पे, 2 स्टेटमेंट था उसमें पूछा गया था, मैक्सिमम लोग उसको गलत करके आए थे। ठीक है, आप पेपर उठाकर देखना। तो भारत का वार्षिक भूमि उपयोग और भूमि आवरण एटलस जारी किया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि जो पर्यावरण की जितनी भी जो अभी प्रणाली वर्तमान में है उसकी बेहतर समझ के लिए जितना भी लैंड यूज पैटर्न है उसका व्यवस्थित तरीके से हम लोग उसका एनालिसिस कर पाएँ, इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो बताया गया है कि जो कृषि पिछले 17 वर्षों में जो खरीफ और रबी के फसल के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है और इससे विपरीत जो है प्रति भूमि में कमी आई है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब आता है CPCB। अभी ऊपर हम लोग बार बार पढ़ रहे थे CPCB, अब यही हमें पढ़ने को आ गया है। CPCB है क्या? वैधानिक संस्था है, मैंने आपको बताया था। किसके तहत? जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 के तहत एक वैधानिक संस्था है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको वायु प्रदूषण अधिनियम देगा तो गलत है। गठित संस्था किसके तहत है? जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 के तहत। अब वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 इसके तहत इसको भी कार्य सौंपी गई हैं, परंतु गठित हुआ था जल प्रदूषण वाले के तहत। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, फैक्ट को, यहाँ कन्फ्यूज मत होना। किसके तहत काम करता है? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, CPCB और जो SPCB होते हैं यानी स्टेट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये जो प्रदूषण के लिए रोकथाम के लिए उसको रेगुलेट करने के लिए कानूनों को जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब CPCB के बारे में थोड़ा सा समझना ये है कि खबरों में क्यों था कि NGT के समक्ष जो पेश CPCB की एक रिपोर्ट थी, इसके अनुसार CPCB ने पर्यावरण संबंधी निधियों में जो 80% राशि जमा है उसका उपयोग ही नहीं किया है। तो बड़ा खतरनाक सी ये चीज़ है। तो इसको CPCB के तहत जो है इसको क्षतिपूर्ति कंपनसेशन मिलता है। किसके तहत मिलता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो शुल्क होता है इसके तहत मिलता है। ठीक, यह शुल्क केवल दिल्ली NCR में जो रजिस्टर्ड वाहन है उस पर मिलता है।
सुप्रीम कोर्ट के तहत शुल्क मिलता है और इन्वायरमेंटल कंपनसेशन मिलता है जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के तहत, उसी के तहत जिस पे तहत एनजीटी आदेश देती है। तो मैंने ऊपर अभी बताया था ना आपको क्षतिपूर्ति वाला, तो उसी में इसको सीपीसीबी को मिलता है। तो यहाँ बताया गया एनजीटी में एक रिपोर्ट पेश हुई, बताया कि जो सीपीसीबी है उसने 80% राशि का जो जमा है उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन ऐसे लोगों को तुरंत सजा देनी चाहिए, क्योंकि जितना ये लोग गैर जिम्मेदाराना पदों पर बैठ के काम करते हैं ना, अधिक अव्यवस्था इन्हीं लोगों से फैली हुई है। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज, एनजीटी की बात करते हैं। एनजीटी के अनुसार गंगा नदी के फ्लड जो प्लेन है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है, ठीक है, बाढ़ क्षेत्र पे। अब ये खबर थी। एनजीटी है क्या, इसकी समझेंगे। एक सांविधिक निकाय है। 2010 में एनजीटी एक्ट आया था, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। इसी तरह सांविधिक निकाय का गठन हुआ। एक अध्यक्ष और 10-20 न्यायिक सदस्य विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। सिविल न्यायालय सुमोटो लेने की शक्तियाँ हैं, ठीक है, और मुआवजा क्षतिपूर्ति में भी इसको शक्तियाँ मिली गई। विशेष न्यायिक निकाय है, पर्यावरणीय मामलों पर निर्णय लेता है, ठीक है। नई दिल्ली में स्थित है, इसकी अन्य पीठें भी हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई वगैरह में, ठीक है। इसका फ्रेमवर्क समझते हैं। देखो फ्रेमवर्क में इसमें जो विधायी फ्रेमवर्क है जिसके तहत ये काम करता है, तो जल प्रदूषण निवारण अधिनियम जो है ये 1974 वाला, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम उपकर अधिनियम है ये 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, यहाँ पे ध्यान दो, वन संरक्षण 1980 और 1981 में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम है 1981। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 के तहत ही सीपीसीबी का गठन हुआ है, इस बात को आपको नोट करना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका जैव विविधता अधिनियम 2002, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसी के तहत एनजीटी पूरा काम करता है। अब इसमें अपील और आवेदन के दायर करने को 6 महीने के भीतर निपटाना करने का कार्य सौंपा गया है। आदेश जो होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। इसके खिलाफ अपील की जा सकती है 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। निर्णयों को समीक्षा करने का भी इसको अधिकार है, ध्यान देना इसको। अब आता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत के जो भी भूजल संसाधन उसके प्रबंधन के लिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना, उसका प्रसार करना और नेशनल पॉलिसीज़ को रेगुलेट करना, उसको जो है निगरानी करके क्रियान्वयन करना, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। अच्छा, मुख्य कार्य आप जान ही गए हो। इसके पहल कौन कौन सी हैं, तो एक ध्यान दो, राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण प्रबंधन कार्यक्रम है, कृत्रिम पुनर्भरण परियोजना है और भूजल संबंधी रेगुलेशंस हैं। तो इसके मुख्य कार्य है, रिपोर्ट जो होता है वो समझो, डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया या भूजल की उपलब्धता के लिए आकलन करने के लिए रिपोर्ट है वार्षिक तौर पे, ग्राउंड वाटर ईयर बुक है, एक्वीफर मैपिंग रिपोर्ट है। तो ये इसमें रिपोर्ट और सूचकांकें जारी करता है। नेक्स्ट आपका आता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, दिल्ली एनसीआर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, ठीक है, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इस पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये एनसीआर में और उसके आसपास के रीजन्स में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत एक वैधानिक निकाय है, गठित है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है कि एनसीआर पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान सहित पड़ोसी क्षेत्रों में जो एयर क्वालिटी इसका मैनेजमेंट करना है। अब ये ध्यान देना, प्रमुख कार्य यह है कि राज्य सरकार को पर्यावरण प्रदूषण के लिए दिशा निर्देश जारी करता है, अनुपालन न होने पर 5 साल के लिए कैद वगैरह, 1 करोड़ की जुर्माना वगैरह है इसमें, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे वाले जो आपका ये यूनिट है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की बात हम लोग करते हैं। और पहला टॉपिक है इसमें एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, बहुत इंपॉर्टेंट है और नीति आयोग ने इसको जारी किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 को किसने जारी किया, तो नीति आयोग ने जारी किया है, ठीक है। कुल 113 संकेतक हैं जिसमें सभी राज्य और यूटी जो है उसके नेशनल प्रोग्रेस को यहाँ पे मापा गया है। भारत का जो टोटल स्कोर समग्र है वो 66 से बढ़कर 71 हो गया है। सभी राज्यों ने से सुधार जाया है। सबसे टॉप के राज्य याद रखना है आपको, उत्तराखंड और आपका जो है केरल, ठीक है। सबसे टॉप में यूटी में चंडीगढ़ रहा है, ठीक। अब आते हैं हम लोग एसडीजी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसको किसने जारी किया है, इसको विकास जो है इस सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने किया है, ठीक है। जो अन्य मंत्रालय हैं और यूएन की एजेंसियां हैं और अन्य जो हितधारक हैं उनसे कंसल्ट करके जो है रिपोर्ट को बनाया गया है। वार्षिक रिपोर्ट है। तो बताया गया इसमें कि जो निर्धनता का उन्मूलन है एसडीजी 1, जीरो हंगर एसडीजी 2, लैंगिक समानता 5, स्वच्छ जल और स्वच्छता 6, असमानता में कमी 10 और संधारणी शहर समुदाय 11, इसमें सकारात्मक प्रगति देखी गई है, ठीक है, ये बात है।
आपको एसडीजी बिल्कुल याद होना चाहिए, सवाल यूपीपीसीएस हो, स्टेट पीसीएस, हर किसी भी यूपीएससी में हर साल ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल बनते ही हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 आई है, किसने जारी किया है? ये रिपोर्ट को ध्यान दो, इस रिपोर्ट को जारी किया है यूएन का सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है, सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक, इसने सतत विकास रिपोर्ट 2024 को जारी की है, ठीक है। बताया गया है कि केवल 16% एसडीजी टारगेट ऐसे हैं जिन्हें हम 2030 तक प्राप्त कर सकते हैं, पूरी संभावना है। भारत 109वें स्थान पे है, बहुत खराब स्थिति है 166 देशों में, ठीक। टॉप पे कौन है? फिनलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है, डेनमार्क है। भारत जो है निर्धनता उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतरी कर रहा है, ठीक है, तमाम अच्छे कार्य कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यूएन बेस्ड मल्टीलेटरलिज्म यूएनएमआई के समर्थन से एक नया सूचकांक जारी किया गया है। करेगा क्या कि यूएन तंत्र के साथ देशों की कितनी हमारी संलग्नता है उसके आधार पर रैंकिंग देगा। तो भारत इसमें बारबाडोस को टॉप रैंक मिला है, याद रखने वाली बात है कि बारबाडोस को मिला। भारत की रैंकिंग 139 है, यूएसए सबसे अंतिम पर आना है क्योंकि यूएसए जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है यूएन के संस्थाओं के साथ, ठीक है। पिछले साल भी मैंने इसको पढ़ाया था, ठीक। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2024। ये देखो, इस पर कन्फ्यूजन वाली बातें हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीएसएन ने रिपोर्ट जारी की, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट्स 2024 तो यूएनडीएसए ने जारी की, याद रखना। तो 2030 तक केवल 17% एसडीजी को प्राप्त करने की संभावना है। भारत की सकारात्मक प्रगति 3479 में हुई है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दो, जिसमें बताया भी गया है। तो सभी चीज़ों को इसमें याद रखना ये है कि देखो, भारत का जो सस्टेनेबल एसडीजी इंडिया इंडेक्स है नीति आयोग जारी किया। यहाँ पे एसडीजी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जारी किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीएसएन ने जारी किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2024 इसको जारी किया है यूएनडीएसए ने, ठीक है। तो ये बातें हैं। इसमें 3 मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है, 4 में उच्च माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है, 7 में 14 से 15 से लेकर 23-24 तक हमारा जो नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना कैपेसिटी उसमें वृद्धि हुई है, एसडीजी 9 में पेटेंट की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट है आपका है चिपको आंदोलन। तो 2023 में चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये आंदोलन के बारे में समझना है कि वनों की कटाई के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध था। उत्तराखंड के चमोली के रेनी गांव में शुरू हुआ था, ठीक है। बिश्नोई इसकी शुरुआत अगर बात करें तो उत्पत्ति तब हुई थी जब राजस्थान के बिश्नोई समाज ने पवित्र वृक्षों की रक्षा के लिए इसको शुरू किया था, ठीक है। नेतृत्व करता है मैं सुंदरलाल बहुगुणा, चंद्री प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, तमाम लोग इसमें हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ समझना है कि मुख्य अन्य पर्यावरणीय आंदोलन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 में था। केरल का पलक्कड़ में कुंथी पूजा नदी पर एक जल परियोजना थी, उसके विरोध में चलाया गया। अपिको आंदोलन 1983 में था, कर्नाटक के पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में था, मेघा पाटेकर ने नर्मदा पर बांध बनाने के खिलाफ किया था। और अन्य जो पर्यावरणीय आंदोलन जैसे चिल्का बचाओ आंदोलन, काशीपुर में बॉक्साइट खनन खिलाफ गंधमर्दन पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, तमाम जो हैं ये आंदोलन पर्यावरण को लेकर होते रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ठीक है। तो सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है उसने एनवी स्टेट इंडिया 2024 एनवायरमेंटल अकाउंट का 7वां अंक जारी किया। तो ये क्या है उसको समझते हैं। एनवी स्टेट से आप कंफ्यूज मत होना, एनवी मतलब इन्वायरमेंट और स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स को जो है स्टैट्स लिखा गया। तो इन्वायरमेंट का एनवी रखा गया है और स्टैटिस्टिक्स का आपको जो है स्टेट्स रखा गया है। तो उसी के आधार पर एनवी स्टेट बना है पर्यावरण सांख्यिकी। इसको जो है पर्यावरण आर्थिक लेखांकन का प्रणाली जो अकाउंटिंग सिस्टम है इसी के अनुसार इसको संकलित किया गया। अब इसको समझते हैं कि इसमें अकाउंटिंग सिस्टम है क्या, पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली यानी जो है ये है क्या। तो ध्यान दो कि जो अकाउंटिंग होती है ना, पर्यावरण आर्थिक जो लेखा उसके संकलन के लिए एक जो है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, यानी कि कितना पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच में इंटरेक्शंस में कितना जो इन्वायरमेंटल एसेट्स है उसके स्टॉक्स हैं उसमें बदलाव कितने आए हैं और आर्थिक तौर पे व्यवहार्यता उसकी कितनी है, उसके बीच के सीमांकन करने के लिए अकाउंटिंग की एक प्रणाली है जिसके 2 तंत्र हैं, 2 पक्ष होते हैं। इसमें एक केंद्रीय पक्ष होता है और एक लेखांकन तंत्र जो होता है, पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन तंत्र होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसी के आधार पर ये पूरा जो है ये क्या बनाया गया है कि
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एनवी स्टेट इंडिया अकाउंट्स का 7वां अंक जारी किया। बताया ये गया है कि इसके 7वें अंक में 4 सेक्टर को शामिल किया गया। 4 सेक्टर कौन कौन से हैं? ऊर्जा लेखा, महासागर के लेखा, मृदा पोषक तत्व सूचकांक और जैव विविधता। भारत जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन में विश्व में अग्रणी देश बनकर निकला है, इसके रिपोर्ट में बताई गई है। एनवी स्टेट्स में एनर्जी ट्रांजिशन क्या है कि जो हमारा गैर जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ हम किस तरह से बढ़ रहे हैं, तो उसी के पर्सपेक्टिव में ये बात कर रहा है कि दुनिया में सबसे अग्रणी देश बनकर उभरा है। और 2000 से 2023 की अवधि के दौरान जो टोटल संरक्षित क्षेत्र है उसकी संख्या में लगभग जो है वो 72% की वृद्धि हुई है और क्षेत्रफल में लगभग जो है वो आपका 16% की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव कवरेज भी बढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। भारत में पर्यावरण लेखांकन जो है वो ध्यान देना है, तो किसको सौंपा गया है? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को भारत के लिए पर्यावरण सांख्यिकी और राष्ट्रीय संसाधन लेखांकन प्रणाली के विकास का काम सौंपा गया है। ठीक है, अच्छा, जो ये सांख्यिकी मंत्रालय उसने स्ट्रेटजी फॉर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स इन इंडिया 2022-26 को भी लॉन्च किया है। भारत ने देखें तो प्राकृतिक पूंजी लेखांकन और पारिस्थितिकी तंत्र के सेवाओं का मूल्यांकन जो है उसमें भी भाग लिया है। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र के सेवाओं का मूल्यांकन और प्राकृतिक पूंजी लेखांकन है, यानी नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, इसको किसने बनाया है, लॉन्च किया है? तो 2017 में इसको लॉन्च किया था किसने? यूएनएसडी ने। ठीक है, यूएन का जो सांख्यिकी प्रभाव है, यूएनईपी ने और सीबीडी के सचिवालय ने, 3 लोगों ने मिलकर के इसको लॉन्च किया था। ठीक है, भारत में देखें तो 2018 में पहली बार एनवी स्टेट्स जारी किए गए थे। किसकी समिति की सिफारिश पे? सर पार्थ दास गुप्ता समिति की सिफारिश पे। ये आपको यहाँ पे नोट करना है, ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, इम्पोर्टेंट है। अब एक खबर बहुत अच्छी आपको मिलेगी और ये हमारे देश में पहली बार किसी स्टेट ने किया, तो ये खबरों में था और आपने अभी पढ़ा होगा इसको। ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स, हम लोग पहले जीडीपी की बात करते हैं, तमाम चीज़ों की बात करते हैं, पर उत्तराखंड जो है वो सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जेपी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है क्या? ये जो मानवीय उपाय हैं उसकी वजह से होने वाले पारिस्थितिकी विकास का मूल्यांकन करने का नया तरीका है। 4 पिलर होते हैं, वायु, ठीक है, मृदा, पेड़ और जल। ठीक है, इसके 4 पिलर होते हैं। अब महत्व ये है कि जो भी हमारा आर्थिक गतिविधियां हैं, जो हमारे विकास कार्य हैं, जो भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उससे मानव की गतिविधियों से हमारे जो इकोसिस्टम है, हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना दबाव पड़ रहा है और उसका आर्थिक तौर पे कितना वैल्यूएशन हो सकता है, इस तरह की जो पूरी गणना होती है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स जेपी में शामिल की जाती हैं। ठीक है, और भारत में अगर बात करें तो उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव फ्यूल्स, एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रही है, तो भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा है ये हमारे मेंस का टॉपिक है, तो इसमें ये एक तरह से फैक्ट शीट और फैक्ट डाटा बुक है एक तरह से, और इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लो या रख लो या नोट कर लो, कॉपी में रख लो, इसको आपको मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि आपको GS2 में भी इसको लिख सकते हो, कहीं ना कहीं चीज़ें इसमें आएंगी, इससे में इस्तेमाल कर सकते हो, GS1 के भी रिसोर्सेज में आएंगे और उसके बाद GS3 में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ आप अनेक जगहों पे कर सकते हो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है, तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की जो वर्तमान स्थिति है उसको समझो। यहाँ से प्रीलिम्स के लिए भी यूपीपीसीएस, यूपीएससी और अनेक जगहों के स्टेट पीसीएस में भी सवाल बनते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा की जो वर्तमान स्थिति है कि टोटल जो स्थापित उत्पादन क्षमता उसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से जो हमारा जल विद्युत की हिस्सेदारी है उसकी हिस्सेदारी कितनी है? 45% है। अगर बात करें कि जो स्रोतवार किस स्रोत से नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी है, तो ध्यान दो सबसे अधिक जो है सौर की है, फिर पवन की है, फिर जल विद्युत की है, फिर आपका बायो पावर है, फिर अपशिष्ट ऊर्जा है। यहाँ ध्यान देना है पिछले 10 वर्षों में हमारे 165% की कैपेसिटी वृद्धि हुई है। सबसे जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अग्रणी राज्य कौन सा है? MPPCS का पेपर हुआ है, अभी कल ही हुआ है पेपर, प्रीलिम्स का कल या परसों, हाँ कल ही हुआ है। उसमें सवाल आप देखना, ये पूछा गया सवाल है, यही सवाल पूछा गया है। पवन ऊर्जा की सबसे अधिक क्षमता कहाँ पे है? नवीकरणीय ऊर्जा की कैपेसिटी निम्न में से किस राज्य की सबसे अधिक है? और ये राजस्थान है। ठीक है, तो ये सवाल यहीं से बनते हैं, चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। प्रीलिम्स कैसे मालूम चलेगा, प्रीलिम्स में सवाल कैसे बनते हैं? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखो,
उसके आधार पे आप ये अनुमान लगा पाओगे कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक का स्थान है। वैश्विक स्तर की बात करते हो, भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा की कैपेसिटी के मामले में विश्व में फोर्थ स्थान पे है। और पवन ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता उसमें विश्व में चौथे स्थान पे है। सोलर ऊर्जा का जो उत्पादन देश है भारत जो है तीसरा स्थान पा चुका है तीसरा स्थान। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार जापान को पीछे छोड़ा है। अच्छा, यहाँ ध्यान दो कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। मेंस में तो ऐसे ही लिखना होता है, बुलेट पॉइंट, कुछ योजनाओं को जिक्र करना होता है, बहुत अच्छा से इसमें दिया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, 2030 तक 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन तक हमें ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी बिल्डअप करना है। हाई कैपेसिटी वाले सौर PV मॉड्यूल पर नेशनल के लिए PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना है। PM कुसुम है। बंजर भूमि में ध्यान देना, बंजर भूमि है, यहाँ पे सवाल जो आपको पूछ देगा कि खाली भूमि नहीं देगा तो आपको देगा परती भूमि नहीं देगा तो आपको जो दे देगा यहाँ पे कि कृषि भूमि में, तो कृषि भूमि नहीं यहाँ पे होगा, बंजर भूमि। यहाँ पे सौर ऊर्जा संयंत्र ला करके किसानों के लिए आय सृजन करना। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 2027 तक 1 करोड़ घरों में हमें सोलर का रूफ टॉप प्लांट को स्टैब्लिश करना है। सौर पार्क योजना है, यानी सौर ऊर्जा डेवलपर्स को सभी जो लीगल मंजूरी है उसके साथ प्लग एंड प्ले मॉडल देना है। जो हरित ऊर्जा गलियारा की परियोजनाएं हैं, तो तमाम भारत जो है इसके लिए कदम उठा रहा है। भारत द्वारा निर्धारित जो नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है वो है कि 2030 तक हमें गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से ऊर्जा कैपेसिटी को 500 गीगावाट पहुंचाने का लक्ष्य है। 2030 तक हमें एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स को कम से कम आधा हिस्सा कहाँ से करना है हमें, तो नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है। तो ये भी डेटा हमें चीज़ों को एक बार बार पढ़ना है, ठीक है। अब बात आती है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है इसमें, इसी में एक है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। तो बात आती है कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन होता क्या है। तो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने बताया है कि जस्ट ट्रांजिशन का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था को इस तरह से हमें ग्रीन बनाना है कि सभी के लिए क्या हो, निष्पक्ष हो, इंक्लूसिव हो, समावेशी हो और गरिमापूर्वक रोजगार के अवसर दे, किसी को पीछे न छोड़े, ठीक है। इससे सुनिश्चित यह कहता है कि सभी लोगों को जस्ट ट्रांजिशन का जो लाभ है और रोजगार इसका अच्छे अवसर मिले। स्कॉटलैंड में जो COP26 था, इसमें जस्ट ट्रांजिशन के घोषणा पत्र पर मान्यता दी गई। कंपोनेंट्स इसमें समानता की बात हो रही है, ठीक है, समावेशन होता और संधारणीयता है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन में। तो बताएं सुर्खियों में क्यों रहा है कि COP29 में भारत ने जस्ट ट्रांजिशन पे जो द्विवर्षीय जो उच्च स्तरीय मंत्रिपरिषद की सम्मेलन था उसमें ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस और समान कार्रवाई, इन दोनों की जो वैश्विक आवश्यकता है उस पर भारत ने बल दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अभी समझो इसको कुछ अन्य चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे कि UNFCCC जो है उसकी चर्चा में जस्ट ट्रांजिशन का कैसा विकास हुआ वो चीज़ को समझो। पेरिस समझौते में ध्यान दो, COP21 2015 में पेरिस समझौता हुआ। तो COP21 में बताया गया यहाँ पे कि जो भी कार्यबल वर्क फोर्स है उसके लिए जस्ट ट्रांजिशन जो होगा और गुणवत्तापूर्वक नौकरी उसके सृजन की अनिवार्यता की प्राथमिकताएं दी जाएंगी, ठीक है। और यहीं पर इसी के जो COP21 का पेरिस का सम्मेलन था, इसी में जो है जस्ट ट्रांजिशन की अवधारणा को इंस्टीट्यूशनल एक जो है रूप दे दिया गया। COP24 18 में सॉलिडारिटी और जस्ट ट्रांजिशन पे सिलेसिया घोषणा पत्र अपनाया गया। COP26 ग्लासगो में भारत जैसे देशों ने इसके लिए फंडिंग की बात की और दक्षिण अफ्रीका ने जस्ट ट्रांजिशन एनर्जी पार्टनरशिप की बात यहाँ पे की, ठीक है। तो COP26 में ये चीज़ें आई थी, ठीक। यहाँ ध्यान देना किसने किया था, दक्षिण अफ्रीका ने किया था, इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे अभी। COP27 शर्म अल शेख में जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम की शुरुआत हुई और COP28 दुबई में यहाँ पर इसके तौर तरीकों को डिफाइन किया गया, उसे अपनाया गया और पहली वार्ता संपन्न हुई। तो ये चीज़ें आपने एक तरह से इसका पूरा देख लिया। तो यहीं पे आपके ना कि जस्ट ट्रांजिशन के लिए जो है पार्टनरशिप किसने शुरू की थी, तो दक्षिण अफ्रीका ने पहल को शुरू की, COP26 में लॉन्च किया गया था और दिशा निर्देश भी दिए गए थे। अब जस्ट ट्रांजिशन फॉर ऑल पहल किसके द्वारा शुरू की गई, तो विश्व बैंक के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। अच्छा, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्रवाई प्लेटफॉर्म, इसका जो ज्वाइंट वर्क फोर्स है इसकी पहली बैठक कब हुई, तो भारत और USA के प्रतिनिधियों के बीच में हुई, ठीक है। इसको ध्यान देना, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI, तो यहाँ पे भी एक फैक्ट को आपको याद रखना कि ETI जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच है, इसने फॉरेस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 की रिपोर्ट जारी की और यह ETI पर आधारित है जिसमें 120 देशों का मूल्यांकन होता है, ठीक है।
एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब ही आपको मैंने बता दिए थे पहले ही कि जीवाश्म ईंधन से जो है उसकी जगह पे हमें, यानी जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उससे हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को अपनाना है, इससे CO2 का उत्सर्जन कम हो। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स करता क्या है कि जो 120 देश हो के उसकी जो ऊर्जा का प्रणाली का है उसका प्रदर्शन, उसका कितना सुरक्षित है, कितनी संधारणीय, कितना समावेशी है, उसमें उसका मूल्यांकन करता है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 63वें स्थान पे है। ठीक है, ध्यान देना है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो 5 देश हैं वो स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस है। ठीक है, ये चीज़ें हमें इसको ध्यान देनी है। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं इस पर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है ऑफशोर विंड एनर्जी। इसको समझते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना जो ऑफशोर विंड एनर्जी है उसके क्रियान्वयन के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF योजना को मंजूरी दी है। नोडल मंत्रालय कौन है? केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है कि 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करना है, उससे हमें एनर्जी प्रोडक्शन शुरू करना है। और इसकी स्थापना कहाँ पे होगी? तो तमिलनाडु और गुजरात के तट पर जो है 500 मेगावाट की जो है कैपेसिटी वाली चीज़ें यहाँ पे शुरू की जाएंगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग जो उसको मैंने आपको कई बार पढ़ा भी दिया है कि इसका उद्देश्य ये होता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आर्थिक रूप से उपयोगी हैं किंतु फाइनेंशियली कम लाभकारी हैं, ठीक है, तो उनके लिए सरकार जो है ना एक तरह से उसके लिए काम करती है, उसको फंडिंग देती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो देखो आर्थिक मंडलों जो मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है उसने 2005 में केंद्रीय सेक्टर की योजना के तहत VGF स्कीम को मंजूरी दी थी। ठीक है, VGF स्कीम्स को। ठीक है, अब इसका संचालन किसके द्वारा होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग करता है। अब केवल उन संरचनाओं के वाले संबंधी जो परियोजना होती हैं उन दी जाती है जिसमें निजी सेक्टर के जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से जो है वो उसमें काम करेंगे। ठीक है, और उसमें भाग लेते हैं। तो जो मतलब वित्तीय रूप से लाभ तो कम देगा पर हमें बहुत अधिक उपयोगी है, उन सारी जो संरचना वाली परियोजना होती है वहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाती है। ठीक है, तो यही बात है कि इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने VGF योजना को मंजूरी दी। किसके लिए? अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए। ठीक, तो अपतटीय पवन ऊर्जा है क्या, वो चीज़ें समझते हैं। और स्थलीय पवन ऊर्जा परियोजना ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। इसको मैंने हालांकि पहले भी मैगजीन्स में इसको कराया है। तो इसमें समझो आपकी शोर क्या है। शोर जो होता है ना वो तट जो होता है, तो ऑन शोर मतलब जो होता है वो स्थल पे जो परियोजनाएं होती हैं, और ऑफ शोर जो तट समुद्र में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है ना उसके पहले जो होता है ना उसके समुद्र के उसके बीच में जो होता है ना ये ऑफशोर पवन ऊर्जाएं उसमें लगती हैं। तो ये इसमें ध्यान देना है। इसकी तुलना अगर बात करें तो तुलना में ये समझो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ऑफशोर होता है ना वो काफ़ी किफ़ायती होता है क्योंकि स्थल पे होता है ऑन शोर, और कम खर्चे में होता है। ठीक, वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है, टेक्नोलॉजी इसके लिए उपलब्ध है, और टूटता फूटता नहीं क्योंकि नमी की वजह से टरबाइन को कम, नमी की जो कमी होती है वहाँ पे सूखा रहता है ना, ज़मीन पे रहता है तो नमी होती नहीं है, तो टरबाइन को नुकसान कम पहुँचेगा, टूटे फूटेगा नहीं, टाइल्स वगैरह आएंगी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके लिए भू उपलब्धता और भू क्षेत्र की समस्याएं तो हैं ही, दोस्त भी बहुत सारे लोग हैं, और ध्वनि प्रदूषण के कारण जो है सुविधा भी होती है। ठीक, कि और गति भी निश्चित तौर पे वायु की होती नहीं है। लेकिन जो ऑफतटीय होते हैं ऑफशोर पवन योजना होती हैं तो वो समझो इसके बारे में। इसका लाभ ये है कि बड़े टरबाइंस जो होते हैं ना ये इसकी तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कारण क्या है? इसमें टाइड्स वगैरह भी चलती रहती है समुद्र में, और समुद्र के जो ऊपर जो चलने वाली पवन होती है वो प्रबल होती है और एक दिशा में होती है। कैसे होती है तो वो समझो। जो आप देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ एक कप पानी ले लो, ये मेटल का बोतल है, कप है, उसमें पानी ले लो, पानी थोड़ा कम उसको धूप में रख दो। जब आप उसको कुछ देर बाद टच करोगे तो पानी की अपेक्षा आपका जो कप है ना वो काफ़ी अधिक जो है वो जलेगा, या मिट्टी का भी बर्तन रहेगा तो भी जलेगा। ठीक है, कारण क्या है ना कि जो पानी होता है ना धीरे धीरे गर्म होता है, तो उसी तरह से जो लैंड होता है ना वो धीरे धीरे हीट करता है। जो लैंड होता है काफ़ी अधिक हीट करता है। ठीक है, वाटर एज कम्पेयर बहुत कम स्लो होता है हीट। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हीट होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट फिर क्रिएट होगा, वायु जो होंगी वो समुद्र से जो है लैंड की तरफ चलेंगी। तो ऐसे में क्या होता है और कि वहाँ पे जो ना एक जो दिशा होती है प्रबल होती है और एक दिशा में बहती है, तो इससे क्या होता है कि भूमि अधिग्रहण की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बाधाएं भी कम पड़ती हैं, और इसी कारण से टरबाइन अच्छे से चलते हैं और अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ऑफतटीय में, यानी कि ऑफशोर पवन ऊर्जाएं में। ठीक, लेकिन दोष इसका सबसे बड़ी बात यह है कि लागत की, रखरखाव की, टेक्नोलॉजी की बहुत अधिक खर्च पड़ती है। मान लो कोई टरबाइन है पानी में है तो उसमें नमी होगी, नमी के कारण जो उसका पूरा टरबाइन का सिस्टम है, उसका जो मेटल है वो क्षरण होगा, उसमें जंग भी लगेंगे, टाइड्स आएंगी समुद्र में, टाइड्स आती रहती हैं। ठीक है,
उसका नुकसान पहुंचता है, समुद्री तूफान का नुकसान पहुंचता है, और कहीं ना कहीं जो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी ट्रांसमिशन का, तमाम चीज़ों का, वो कॉस्ट काफ़ी अधिक पड़ती है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी समस्या है। लेकिन जो है यहाँ पे एनर्जी काफ़ी अधिक मात्रा में निकलती है, तो इसलिए जो है अपतटीय पवन ऊर्जा की परियोजनाओं पर लगातार सरकार जो है वो जोर दे रही है। तो हमारे अपतटीय पवन ऊर्जा के बारे में समझना यह है कि जो हमारा राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015, उसके तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उसने अपतटीय पवन ऊर्जा की कैपेसिटी के वृद्धि के लिए हमें 2030 तक 30 गीगावाट का टारगेट निर्धारित किया है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे ऑफशोर विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट में जो है यहाँ पे जो VGF योजना उसको मंजूरी देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। ठीक है, और इसकी हम लोग चीज़ों को समझे हैं। आज क्लास 1 घंटे से ऊपर हो चुकी है, और नेक्स्ट हम लोग क्लास में पढ़ेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से, और इसके बाद जो है बहुत कुछ बचा नहीं है, थोड़े से टॉपिक्स बचे हैं, जिसको हम लोग 2 क्लास में ही इन्वायरमेंट की PT 365 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।